उसके बाद भजन लाल जी पूरे विस्तृत रूप से बता देंगे। चिकित्सकों को लेकर जो राजस्थान में जो एक माहौल बनता जा रहा है निजी चिकित्सकों पे और आम आदमी को बीच में जो माहौल क्रिएट हो रहा है, चर्चा चल रही है कि निजी चिकित्सक जो है वो लूट का काम कर रहे थे, बहुत गलत वक्तों के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। इस विषय को आप किस तरीके से देखिए, जो निजी चिकित्सक है उनका रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में होना चाहिए, 2010 का एक्ट है। आज तक मैं भी चिकित्सा मंत्री के रूप में उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, राजस्थान की सरकार भी नहीं कर पाई, और अब यकायक उन पर इतना नियंत्रण कर रही है। इन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं। इनके दो रूप को हमने देखा है। आज अगर ये चिकित्सक नहीं होते, कोरोना के अंदर जो राजस्थान के अंदर 13 चिकित्सक काल कलवित हुए, उन्होंने सेवा करते करते वो गए। हम कुछ लोगों के साथ सारे चिकित्सक समुदाय को जोड़ दें, इसको मैं उचित नहीं मानता। आज अच्छा काम करने वाले भी हैं, कतिपय कुछ लोग सेवा की जगह व्यवसाय के काम में लगे, जो सरकार को उसके नियंत्रण में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नियामक आयोग के माध्यम से फीस और टेस्ट और इन सब पर नियंत्रण करने की बात कही थी, उससे तो सरकार भूल गई और अब इस प्रकार का एक्ट ले आई। मैं समझता हूं जो मेडिकल हब बन रहा था राजस्थान, मेडिकल टूरिस्ट जो एक तरह से विदेशों के टूरिस्ट यहाँ आने प्रारंभ हो गए थे, यहाँ कई इस प्रकार के नामचीन चिकित्सक आ गए थे, यहाँ जटिल से जटिल ऑपरेशन होने प्रारंभ हो गए थे। उन सबको स्टेक होल्डर को अगर विश्वास में नहीं लेंगे तो इस प्रकार का वातावरण, और कम से कम जब प्रतिदिन राजस्थान में 22,000 आईसीयू के बेड्स हैं, जिन पर अनुपातिक रूप से 16,000 से लेकर 22,000 तक मरीज भर्ती रहते हैं, आज उनका जीवन संकट में है। इसलिए सरकार से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो वार्ता प्रारंभ करें। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब मंत्री महोदय से वार्ता करने के लिए दल गया, चिकित्सकों का शिष्टमंडल गया, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप आए हो क्लिनिक, ये जो राइट टू हेल्थ है, स्वास्थ्य का अधिकार है, इसके बारे में कोई आप सोचते हो सरकार नहीं लागू करेगी तो सरकार लागू करेगी, आपको कुछ कहना है क्या? तो उन्होंने कहा हमारी बात सुनो। तो आपकी बात सुन ली मैंने पहली बार देखा है 2 मिनट के अंदर जो सबसे प्रबुद्ध वर्ग है चिकित्सक, उनको वार्ता नहीं करके उनको बाहर भेज दिया। मैं समझता हूँ ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें सरकार को, और हम भी इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वार्ता हो, और इस समस्या का जब तक हल नहीं हो तब तक एक बार इस बिल का, अभी इसके रूल्स भी नहीं बने, इसको एक बार रोक के और समग्र रूप से चर्चा करके इसको अगर लागू करें, क्योंकि सरकार के स्वयं के संसाधन है नहीं, आधारभूत संरचना है नहीं। 80 ट्रॉमा सेंटर है, एक भी ट्रॉमा सेंटर में आज ट्रॉमा एक्सीडेंट पर सरकार का इलाज नहीं मिल रहा। मेडिकल कॉलेज के नाम पर जब भी इंस्पेक्शन आता है, पहले एमसीआई थी, आजकल उनको एनएमसी कर दिया। तो एक मेडिकल कॉलेज से चिकित्सकों को दूसरी जगह तैनात करके हम उसकी पूर्ति करते हैं। हमें फैकल्टी की तरफ देखना चाहिए। मानव संसाधन और आधारभूत संरचनाएं नहीं होगी तो तब हम किस प्रकार का अधिकार दे रहे हैं? ये एक तरह से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। सर, क्या प्रवर समिति ने डॉक्टर्स के इश्यूज को एड्रेस किया या नहीं? डॉक्टर से प्रवर समिति की बात हुई, 2 बार बात हुई, हमारे सामने भी बात हुई थी, पर उनके जो बुनियादी सवाल थे, उन सवालों पर प्रवर समिति उन्होंने प्रार्थना की पर माना नहीं, और इसीलिए प्रवर समिति के सामने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हमने अपना डिसेंट नोट डाला था। हमने ये कहा कि इसको आप मल्टीपल स्पेशलिटी और कम से कम 50 बेडेड से चालू करें, इनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म में एक रखें। हमने तो ये कहा था कि सबसे पहले मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज, ट्रस्ट हॉस्पिटल जिनको रियायती दरों पर ज़मीन दी उनको, ताकि वरना ये अधिकार देने के बाद में चिकित्सकों का चिकित्सीय काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। पर सुनी नहीं गई पूरी, और उसी का परिणाम रहा कि आपने सदन में भी देखा होगा, उन्होंने पास करवाया और आज ये इतना बड़ा विरोध है। अब ये पूरे हिंदुस्तान की हड़ताल बनती जा रही है, सरकार को रोकना चाहिए। ये कहना है कि बीजेपी इनको बहका रही है, बीजेपी बोल रही है कि हमने 19 सीटें बढ़ा दी है, चिरंजीवी योजना में पैसा बढ़ा दिया, इन सब बातों की बीजेपी को बोला। देखिए, बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कहा। हमने इनको कहा कि जब मेडिकल कॉलेजों में शिशु को उठाकर स्वान ले जाए, जब मेडिकल कॉलेज जोधपुर में ब्लड बैंक का खून कुत्ता पी जाए, जब हमारी कोटा में आईसीयू में भर्ती हमारी महिला की
आंखें चूहा कुतर दे, जब प्रसव लेबर रूम के बाहर सड़क पर हो जाए और जब एम्बुलेंस जो आज है जिनके बारे में रेफरेंस करने की बात करें और निजी चिकित्सकों को कह रहे हैं कि एम्बुलेंस उनको दूसरी जगह पर ले जाएगी इमरजेंसी के बाद में, जब उनको धक्का देते देते बंद होने पर आदमी कालकल्पित हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं जब तक है तब तक राइट किस प्रकार का राइट देना चाहते हैं? सिर्फ चुनावी साल में झुंझुना पकड़ा के और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए समय रहते हुए, क्योंकि आज जब किसी का कालकल्पित होता है तो उसके मन में पीड़ा होती है, जन भावना, मैंने चिकित्सकों को भी कहा है, अपील की है कि आप भी जो गंभीर मरीज है उनको अपने आंदोलन का रूप इस प्रकार रखें कि कोई जान नहीं चली जाए। आप निजी कुछ चिकित्सालय चिन्हित करें जिनके अंदर गंभीर रोगियों की चिकित्सा हो सके, इस प्रकार का करें, वरना आज उनकी इस हड़ताल की वजह से जाने जाती है, उचित नहीं। कल रात को बात करने की बात आई थी, मुख्यमंत्री दिल्ली से आए भी और रात 10 बजे बात करनी थी, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया बात करने से। हम तो डॉक्टरों से भी अपील करते हैं, हर समस्या का समाधान चर्चा में है, चर्चा उनको भी करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ मैंने पहले कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। हम एक रीति नीति दर्शन से जुड़े हुए लोग हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी जिन्होंने त्यागपत्र दिया था 92 विधायकों ने, उस पर निर्णय नहीं कर पाई और उसके बाद भी आज भी अंतर्द्वंद जारी है। हमारे यहाँ कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, एक अध्यक्ष की जगह पर दूसरे अध्यक्ष कार्यभार संभाल रहे हैं, बिना खड़क बिना ताल। तो हमारे यहाँ पदों का महत्व नहीं, हमारे यहाँ महत्व कार्यकर्ता के रूप में काम करने का है। ये जो बिल है विधानसभा से पास होकर गवर्नर के पास गया है, चाहे तो गवर्नर भी इस बिल को रोक सकते हैं, तो कोई गवर्नर से भी इस तरह की मांग उठाएगी या बीजेपी? गवर्नर से तो चिकित्सक मिले हैं, हम इस बिल के माध्यम से कोई राजनीति करना भी नहीं चाहते। हमें तो आम आदमी के जीवन पर जो संकट आया है और अव्यवहारिक है बिल, इस बिल को सरकार स्वयं के चिकित्सालय और चिकित्सकीय संसाधनों को जब तक परिपूर्ण नहीं करेगी तब तक सरकार को निजी चिकित्सालयों के कंधे पर बंदूक नहीं रखनी चाहिए। ये स्टैंड हमारा पहले भी था और आज भी है। जी, बीजेपी को अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको बदलने की जरूरत पड़ गई। कहा जा रहा था कि किरोड़ी जी तो पूर्णिया जी से नाराज चल ही रहे थे। देखिए, 3 साल का कार्यकाल था, 3 साल, हाँ मैं समझ गया। हाँ, कहा जा रहा था किरोड़ी जी को पब्लिकली एक्सप्रेस कर चुके अपनी नाराजगी सतीश पूनिया जी से, जो आपके राज्यसभा के सांसद हैं। उसके अलावा कहा जा रहा था वसुंधरा जो रात को भी नाराजगी चल रही थी, जिसके चलते उनको बदला दिया। देखिए, किसी नाराजगी की वजह से नहीं, उन्होंने जितने प्रवास सतीश पूनिया जी ने किए आज तक किसी प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किए होंगे। 3 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ और एक नहीं, आधा दर्जन राज्यों में कार्यकाल पूरा होने पर बदले गए हैं। उनके राजनीतिक रूप से उसको इस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, ये सहज प्रक्रिया है। जी सर, एक हम सब लोग उनके साथ जुड़े थे, इसलिए संगठन के लोग हम भी हैं ना भाई। जैसा कि माननीय राठौर साहब ने बताया कि हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी कल अपना दायित्व ग्रहण करेंगे। वो दिल्ली से 7 बजे चलकर राजस्थान की सीमा में 8:30 बजे प्रवेश करेंगे। सबसे पहले उनका शाहजहाँपुर पर हमारी मुन्नावर विधानसभा के कार्यकर्ता और वहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। उसके बाद बहरोड में उनका स्वागत होगा, कोटपुतली में उनका स्वागत होगा, विराट नगर वाले कार्यकर्ता पावटा में उनका स्वागत करेंगे, शाहपुरा विधानसभा के कार्यकर्ता शाहपुरा में उनका स्वागत करेंगे, आमेर कुंडापुर, चोमू, आमेर और जम्मा रामगढ़ के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद शहर में कई स्थानों पर लगातार स्वागत होते हुए वो कार्यालय लगभग 12:30 बजे तक पहुंचेंगे। यहाँ कार्यालय में प्रवेश के समय हमारे
पूजा अर्चना होगी। पंडित जी के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पुष्पांजलि भी होगी। पूजा अर्चना के बाद वो जो हमारे संत समाज के कुछ हमारे पूजनीय संत आएंगे, उनका आशीर्वाद वो लेंगे। मुख्य मंच पर आएंगे, वह हमारे प्रदेश के, जैसा कि माननीय राजेंद्र जी भाई साहब ने बताया, हमारे सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री, हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे कार्यकर्ता, नीचे तक के कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता होंगे उनके सामने वो सभी उनका स्वागत भी करेंगे। और राजस्थान भर से आए हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत का कार्यक्रम भी है। इस तरह से ये कार्यक्रम हमारा लगभग 3 बजे तक ये हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। उसमें हमारे सभी मोर्चों के पदाधिकारी होंगे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी होंगे। जैसा कि बताया कि हमारे जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ राजस्थान भर से आएंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन होता है, लेकिन कार्य वही होता है। माननीय, जैसा कि राठौर साहब ने बताया, माननीय सतीश जी पूनिया जी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी माननीय सीपी जोशी जी आए हैं, वो कल कार्य ग्रहण करके यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। आने वाले कार्यकर्ताओं से उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन करेंगे, गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे और रात्रि विश्राम वो जयपुर में करेंगे। इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम होगा। आप उसमें सभी आमंत्रित हैं। और ये भी निवेदन है कि रास्ते में कई जगह उनके स्वागत होंगे, उसमें भी आपके आने का इंतज़ार हम करेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरह के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, जो जिले रास्ते में पड़ने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा उनका स्वागत होने वाला है। आपने कहा कि पार्टी में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अध्यक्ष बदला जाएगा और ये है, अब इस तरह से ये जो प्रदर्शन और लगातार तमाम जो किए जाएगी, प्रदर्शन है कि शक्ति प्रदर्शन? देखिए, ये कोई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। कार्यकर्ता आएंगे, स्वागत करेंगे। ये कोई पार्टी का ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है कि जिसमें हम ये संज्ञा दे सकें। कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से आएंगे। दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम है, स्वाभाविक है। आपके चैनल हेड भी बदलते हैं तो आपके लोग जो बाकी के हैं वो भी उनको जी जी ये नई कार्यकारिणी मानी जाए या कार्यकारिणी को भंग माना जाए? देखिए, जब तक ये कार्यकारिणी का स्वाभाविक है कि आपने देखा होगा कि जब तक नई कार्यकारिणी नहीं बने वो कार्यकारिणी पूरी, हम हमारे बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, और दलों में होता है। हमारे जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो कार्य करते रहेंगे और वो कार्यकर्ता के रूप में हमेशा करते हैं। भाजपा का और राजनीतिक दलों में और भाजपा में यही अंतर है कि भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उसको जिम्मेदारी दायित्व की मिलती है, उसके साथ साथ कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है उसकी, इसलिए वो हमेशा कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। भजनलाल जी, सतीश जी जब तक प्रदेश अध्यक्ष थे तब तक कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार नहीं है। अब जब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे तो क्या वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर? देखिए, ये मीडिया का सवाल है। ये सुनिए, ये सारी बातें आपके ही द्वारा हैं। पार्टी में ना तो आज तक सतीश जी ने कहा, ना किसी और ने कहा, ना कोई कहता है, और ये स्थिति मीडिया ही करता है। बाकी का जो आप पूछ रहे हैं, ये नेतृत्व हमारी केंद्रीय समिति का। अभी रेस आयोजित नहीं हो रही ना। विद्याधर जो महापंचायत थी, उसके बाद जो फेरबदल हुआ है, क्या उसको देख के लगता है? देखिए, ये इतना बड़ा दल है, ये किसी भी स्थिति में कहीं नहीं, ये पार्टी है और पार्टी जो काम करती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व काम करता है। ये सारी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि एक उससे होता है, ये सामान्य प्रक्रिया होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक, नमस्कार। अब कुल मिला के
अडानी पर बात करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री जी को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि क्या ये सही नहीं है कि उन्होंने 1 लाख बीघा से ज्यादा रियायती भूमि अडानी को भेंट की है। ये मेरा आरोप है। लोटासा ने कहा है कि बीजेपी ने हमको बैठे बिठाए मौका दे दिया और हम अब इस मुद्दे को लेकर गांव डाली तक अभी हमने देखा, उनका मौका देखा, राजधानी का प्रदर्शन देखा, जहां सैकड़ों लोग भी नहीं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। राठौर साहब, जोशी जी में किस तरह का नेतृत्व है? करिश्मा चुनावी साल में अपनी अपेक्षा है, कांटों का ताज है उनके लिए, बताइए। सीपी जोशी जमीनी कार्यकर्ता है, पार्टी की रीति नीति दर्शन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। युवा मोर्चा से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर लोकसभा के सदस्य से लेकर विभिन्न जिलों के प्रभारी से लेकर लगातार पिछले 2-3 दशकों से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए वो तपे तपाए नेता है, निर्लिप्त नेता है और उनके साथ वो पार्टी को चुनाव मैदान में लेकर जाएंगे और कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी पराजय उनके देंगे उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। पार्टी की यूनिटी का बड़ा संकट है। अब तक आपके यहाँ रोज लड़ाई होती है। तो बिल्कुल ही नहीं है, ये कपोल कल्पित बातें हैं, कपोल कल्पित बातें। भारतीय जनता पार्टी संगठन नीत पार्टी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पीछे पूरी पार्टी एकजुटता से मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। थैंक यू।